देखो आज का अपना टॉपिक है। देखो लास्ट क्लास में याद है मैंने तुम्हें आई थिंक आइसोकोरिक प्रोसेस करा दिया था। तो आज का टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। बेसिकली आज हम क्या करेंगे, वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस होती क्या है? देखो मैं तुम्हें पढ़ाया था कि आइसोबारिक प्रोसेस वो होती है, आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। जिसमें क्या कांस्टेंट होता है? आपका जो प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना। तो सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है। मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स एन है, गैस कांस्टेंट आर है। मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। और मान लो कि आपने कोई आइसोबारिक प्रोसेस करी। आइसोबारिक का मतलब है कि आपका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आप वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो, वॉल्यूम घटा भी सकते हो। तो मान लो कि आपने कोई आइसोबारिक प्रोसेस करी और मैंने देखा कि यार प्रेशर उतना ही रहा, क्योंकि आइसोबारिक के मतलब प्रेशर तो उतना ही रहेगा। सपोज करो वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स एन, गैस कांस्टेंट आर। क्यों? क्योंकि कंटेनर बंद है, ना तो बाहर की गैस अंदर आ सकती है ना अंदर की गैस बाहर जा सकती है। तो एन तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो एक तो मैंने तुम्हें क्या बोल रखा है कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस करो तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखना सीखो। तो जब ये प्रोसेस चालू हुई थी तो इक्वेशन क्या बनेगी? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो P1V1 इक्वल टू NRT1, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो जब ये प्रोसेस चालू हुई थी तो प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। तो P1V1 इक्वल टू NRT1। और जब ये प्रोसेस खत्म हुई तब आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। तो प्रेशर कितना है P1 पर, वॉल्यूम कितना हो गया V2, एन उतना ही है, आर इतना ही है, टेम्परेचर T2। डिवाइड करो तो P1 से P1 गया, एनआर से एनआर गया। तो एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है और दूसरी है वर्क कैसे निकालेंगे। तो आप मुझे बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया था। वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क क्या होता है? कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। ठीक है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। अगर तुम्हें नहीं पता है तो खाली डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? डब्ल्यू। पी कांस्टेंट है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर तो कांस्टेंट होता है और कितना है? P1। तो जो प्रेशर है उसको बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचेगा? खाली डीवी। लोअर लिमिट कितनी है? V1। अपर लिमिट कितनी है? V2। लिमिट कहां से आई? देखो पहले आपका वॉल्यूम कितना था? V1। बाद में आपका वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो V1 मतलब लोअर लिमिट, मतलब पहले कितना था। ऊपर आता है अपर लिमिट मतलब बाद में कितना था। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखो प्रेशर को P1 लिखो, खाली डीवी का इंटीग्रेशन V होता है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा V2 माइनस V1। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका वर्क डन कितना होता है? कितना प्रेशर लगाया इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, एक तुम्हें नीचे वाली इक्वेशन याद रखनी। कौन सी? V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। लेकिन याद रखना यहां पे वॉल्यूम हमेशा किस में लेना? मीटर क्यूब में। टेम्परेचर हमेशा किस में लेना? केल्विन में। इसके अलावा किसी और में मत लेना, वरना तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को यहां पे कोई भी डाउट है आप बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूछो। तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखो, पहले भी P1 था, बाद में भी P1 है। वॉल्यूम चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर उतना ही रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स एन ही रहेंगे, क्योंकि आपने कंटेनर ना तो खोला ना बंद किया। तो आपने जब कंटेनर खोला ही नहीं है तो ना तो गैस बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, तो एन तो उतना ही रहेगा। और निकालेंगे कैसे वर्क डन? तो डी डब्ल्यू क्या होता है? डी डब्ल्यू होता है पी डीवी। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो दोनों तरफ आप क्या करो? दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। जो पी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो खाली डीवी का इंटीग्रेशन वी आएगा। लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है, तो V2 माइनस V1। तो वर्क डन कितना हुआ? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में लेना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, है ना। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखो तो मान लो कि ये एक कंटेनर है, सब ध्यान से देखो, और मान लो इस कंटेनर में 20 ग्राम हीलियम गैस भरी हुई है। कितनी? 20 ग्राम। अभी अंदर का प्रेशर है 20,000 पास्कल।
अभी इस कंटेनर का वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब और अभी इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। और मान लो कि मैंने इस कंटेनर पे एक प्रोसेस करी और मैंने देखा कि यार प्रोसेस करने के बाद भी मेरा जो प्रेशर है वो उतना ही है 20,000 पास्कल, पर जो टेम्परेचर है वो मैंने 127 डिग्री कर दिया। तो आपको बताना है कि एक तो फाइनल वॉल्यूम कितना है और दूसरा आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। क्या बताना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो पहले आप चेक करो क्या आपका प्रेशर चेंज हुआ क्या। देखो प्रेशर चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही बाद में। मतलब एक बात तो पक्की है, कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है ना। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, V1/V2 इक्वल टू T1/T2 होता है। तो V1 कितना है 4, V2 तो निकालना है, T1 कितना है 300 जो कि 27 डिग्री है, प्लस 273 करो तो कितना आ जाएगा 300। 127 में 273 करो तो कितना आ जाएगा 400। तो T2 कितना है 400, जीरो से जीरो गया। तो V2 कितना आया 4 4 16/3 मीटर क्यूब। और वर्क डन क्या होता है, कितना प्रेशर है इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना लगाया आपने 20,000 पास्कल, फाइनल वॉल्यूम कितना है 16/3, इनिशियल कितना है 4। ये आ गया तुम्हारा आंसर वर्क का और ये तुम्हारा आंसर है। अब कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट होगा प्रेशर, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम चेंज हुआ। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है परीन, कोई डाउट है देवांश, कोई डाउट है तो पूछ लो यार, खत्म करो इसको। दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो खत्म करो, और नहीं आ रहा है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगली प्रोसेस पे आते हैं। देखो पर एक और चीज है, देखो यहाँ पे पी भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, टी भी दे रखा है। तो आप पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा के आप एन भी निकाल सकते हो। मतलब अगर ये नहीं देता ना मैं, अगर ये नहीं देता तो भी आप एन निकाल सकते थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन ये पढ़ाने से पहले एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। देखो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो समझ लेना, अगर dx अपॉन x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x, है ना। अगर मान लो तुम्हें एग्जाम में दे रखा है कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log x। तो मान लो कि dv अपॉन v है और लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है। तो अभी मैंने तुम्हें बोला dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log v। और लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो देखो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करो तो ये कितना आ जाएगा log v2, फिर लगाओ माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो ये आ जाएगा log v1। और ये भी तुम्हें नहीं पता हो, देखो लॉग मैंने जब पढ़ाया था तो log a माइनस लॉग बी, ये होता है log a अपॉन बी। तो log v2 माइनस log v1 क्या हो जाएगा log v2 अपॉन v1। ये आगे वाली स्लाइड में मैं यूज करूंगा, तब तुम कंफ्यूज मत होना। तो इसको याद कर लो कि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। और लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन log v। तो लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है। तो लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट v2। तो पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करो तो v2 आ गया, फिर लगाओ माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करो तो v1। और log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b। तो log v2 माइनस log v1 log v2 बाई v1। लिख लो इसको। लिख लो इसको। ठीक है, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है। और log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b होता है। तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन log v, लोअर लिमिट v1 है, अपर लिमिट v2 है। तो पहले v की जगह अपर लिमिट पुट करी तो log v2 आ गया, फिर लगाया माइनस, फिर v की जगह लोअर लिमिट पुट करी तो आया log v1। और log v2 माइनस log v1 क्या होगा log v2 बाई v1। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। तो अपना टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब है
कि जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसका नंबर ऑफ मोल्स n है, गैस कांस्टेंट r है। मान लो पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, और मान लो कि मैंने कोई आइजोथर्मल प्रोसेस करी। कौन सी प्रोसेस करी? आइजोथर्मल। आइजोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो मान लो कि बाद में भी n आर ही होगा। मान लो अब प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, पर टेम्परेचर T1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कौन सी प्रोसेस है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो एक तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, इक्वेशन लिखना सीखो। तो जब प्रोसेस चालू हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P1V1 इक्वल टू nRT1। और जब प्रोसेस खत्म हुई तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P2V2 इक्वल टू nRT1। दोनों को डिवाइड करो, nRT1 से nRT1 गया, तो ये इक्वेशन याद रखना, P1V1 इक्वल टू P2V2। एक तो ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब अपन वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम चेंज किया। लेकिन अब आइजोथर्मल में एक बहुत भारी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि यहां पे यार साला प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। देखो, P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। तो यार अब P भी चेंज हो रहा है, V भी चेंज हो रहा है, तो दो चीजों को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करें? तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है। आइजोथर्मल प्रोसेस में देखो, एडियब अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। देखो, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। क्योंकि आइसोथर्मल में टी तो कांस्टेंट होता है, तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं? एन आर टी अपॉन वी लिख सकते हैं। पी को हम क्या लिख सकते हैं? एन आर टी अपॉन वी। वापस सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो पी को क्या लिख सकता हूं मैं? एनआरटी बाई वी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी डीवी। तो पी की जगह क्या आ जाएगा? एन आर टी अपॉन वी इंटू डीवी। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। पहले वॉल्यूम कितना था? V1। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया? V2। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी मतलब टेम्परेचर कितना है? T1। अंदर क्या बच गया? डीवी अपॉन वी, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। अभी मैंने तुम्हें वो सॉल्व करना सिखाया था। तो एन आर टी वन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लॉग V2 बाय V1। लिख लो अपनी कॉपी में। ये आपका है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टी उतना ही रहेगा। तो एक तुम प्रोसेस चालू होगी तब लिखो आइसोथर्मल, तब लिखो इक्वेशन, जब खत्म हुई तब लिखो। दोनों को डिवाइड करो तो nRT1 से nRT1 गया। तो एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वर्क कैसे निकाला? तो वर्क का फॉर्मूला था प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। हाँ परीन, परीन एकदम करेक्ट है। आइसोथर्मल प्रोसेस को अपन बॉयल स्लो वाली प्रोसेस भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो बॉयल स्लो जो था ना, वो आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। दोनों को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों को एक ही चीज है दोनों। बॉयल स्लो और आइसोथर्मल दोनों एक ही है। तो बॉयल स्लो ने जो प्रोसेस करी थी, उस प्रोसेस का नाम था आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या होगा? पीडीवी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब अपने को इस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यार पी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है। तो दो चीजों को कैसे इंटीग्रेट करूं? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो पी की जगह क्या आ जाएगा? एनआरटी बाई वी। तो पी गायब हो गया, खाली वी बच गए। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। लिख लो इसको। हाँ ध्रुव, इसमें क्या समझ में नहीं आया बेटा? ध्रुव देख, तू मुझे स्टेप बता। पहली स्टेप है डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, पर यहां पे प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो मैं दो चीजों को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एनआरटी बाई वी। वी को नीचे भेज दिया, तो पी की जगह मैंने क्या लिखा? एनआरटी बाई वी। देख, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, तीनों बाहर आ गए। तो अंदर क्या बच गया? डीवी अपॉन वी। और लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है। याद है मैंने लास्ट स्लाइड में तुम्हें समझाया था कि अगर डीवी अपॉन वी, लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है, तो इसको सॉल्व करके अपन क्या लिख सकते हैं? लॉग V2 अपॉन V1। तो वही लिखा मैंने, लॉग V2 बाई V1।
एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और ये वर्क डन का फॉर्मूला। इसका न्यूमेरिकल तुम लोग सॉल्व करोगे, है ना? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल है, देखो ये मान लो कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में n मोल से कांस्टेंट है R। मान लो इसमें आपको प्रेशर दे रखा है 20,000 पास्कल, इसका जो वॉल्यूम है वो 4 मीटर क्यूब दे रखा है, और जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री। मैंने इस पर एक प्रोसेस करी और मैंने देखा कि प्रोसेस करने के बाद इसके अंदर जो प्रेशर है वो रह गया 10,000 पास्कल। तो एक तो आपको बताना है कि वॉल्यूम कितनी है, और टेम्परेचर उतना ही रहा 27 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने, एक आपको बताना है V2 कितना है, और तीसरा आपको बताना है कि इस प्रोसेस पे कितना वर्क हुआ। ये तीन चीजें तुम्हें बतानी है। चेक करो इस क्वेश्चन को तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। लगाओ दिमाग। P1 है, V1 है, T1 है, P2 है, T2 है, V2 नहीं है। चेक करो इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, क्या इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्या नहीं है। देखो पहले 20 था, 10 हो गया। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? अरे वॉल्यूम का तो पता ही नहीं है क्या, तो कैसे पता करेंगे। पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। पहले भी 27 था, बाद में भी 27 है। मतलब एक बात तो पक्की है, कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या इक्वेशन होती है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम डिराइव कर सकते हो उस वक्त बैठ के। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 है, V1 है, P2 है, तो V2 आ जाएगा। चेक करना यहाँ पे V2 कितना आएगा, चेक करना यहाँ पे तुम्हारा V2 आ जाएगा 8 मीटर क्यूब। ठीक है, और फिर V2 तो आ गया, फिर N कैसे निकालेंगे? P1 V1 इक्वल टू NRT1। P1 है, V1 है, R है, T1 है, आपको N मिल जाएगा। और तीसरा वर्क डन कैसे निकालोगे? NRT log V2 बाय V1। तो N अपन ने निकाल लिया, देखो N निकाला अभी। R है ही अपने पास, T है ही 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन, और V2 है ही अपने पास 8, V1 है अपने पास 4। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर इन क्वेश्चंस में हमें ये डाउट आ रहा है। तो आज हमने एक तो आइसोबारिक करी, एक हमने आइसोथर्मल करी। तो कोई डाउट है अब तक तो आप पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देवांश कोई डाउट है? अनिष्का, स्वरा, परीन, शिवांश, वात्सल्य भाई, ध्रुव भाई, कोई डाउट तो पूछो। स्वरा कोई डाउट है तो पूछो। हाँ देवांश, थर्मोडायनेमिक्स में तो देवांश तुझे जब तू पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेगा ना, तो तेरे को टी हमेशा केल्विन में ही लेना है, क्योंकि ये इक्वेशन डिराइव होती है -273 डिग्री के आसपास से। तो इसलिए रेफरेंस यहाँ पे 0 केल्विन है। तो टी हमेशा तुझे केल्विन में ही लेना है, कभी भी सेल्सियस में नहीं लेना है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ने से पहले अब एक दो चीजें मुझे तुम्हें समझानी है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स है क्या। मतलब कोई तुम्हें पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी है सिस्टम की, और सिस्टम के आसपास क्या होता है, सराउंडिंग्स की। तो थर्मोडायनेमिक बेसिकली किसकी स्टडी है? सिस्टम एंड सराउंडिंग। और एक चीज याद रखना, सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है, इसको हम बोलते हैं वॉल। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरीके की वॉल होती है। तो जो दीवार होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है डाइथर्मिक वॉल, एक होती है एडियाबैटिक वॉल। अगर तुम्हें आता है तो भी समझ लेना, डायथर्मिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, डायथर्मिक और एडियाबैटिक दोनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या चीज कॉमन है? कि मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। मास ट्रांसफर नॉट अलाउड मतलब डायथर्मिक वॉल में ना अंदर का मास बाहर जा सकता है,
ना बाहर का मास अंदर आ सकता है। और एडियाबेटिक में भी ये चीज कॉमन है कि मास ट्रांसफर नॉट अलाउड, आपका कोई मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, डाईएथर्मिक में हीट ट्रांसफर अलाउड, हीट ट्रांसफर अलाउड, पर एडियाबेटिक में वो भी अलाउ नहीं होता, हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड, हीट ट्रांसफर नॉट अलाउड। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि ये सर्दी का मौसम है और मान लो कि तुम्हारे घर पे कोई तपेली है और तपेली में गर्म पानी पड़ा हुआ है। तो मान लो आपने गर्म पानी को एक बर्तन से ढका हुआ है और एकदम टाइट है, मतलब अंदर का पानी बाहर नहीं जा सकता। तो थोड़ी देर के बाद तुम जाके देखोगे तो ये जो गर्म पानी है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये तपेली है ना, ये तपेली आपकी डायथर्मिक वॉल है। क्यों? क्योंकि अंदर जो गर्मी थी वो बाहर चली गई, तो हीट ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन क्या अंदर का पानी बाहर गया? नहीं। आपका कंटेनर सब तरफ से बंद है, तो अंदर के H2O मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकते। तो मास ट्रांसफर नॉट अलाउड, बट हीट ट्रांसफर इज अलाउड। अब एडियाबेटिक का एग्जांपल, जैसे थर्मस आता है ना, थर्मस, ये थर्मस में तुम कभी पानी भर दो, गर्म पानी, और शाम को भी देखोगे ना तो थर्मस का पानी गर्म ही होता है। तो थर्मस में देखो मास ट्रांसफर तो अलाउ है ही नहीं, क्योंकि कहीं से भी खुला तो यानी मास कहां से बाहर आएगा। लेकिन थर्मस में हीट ट्रांसफर भी अलाउ नहीं होता। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका हीट अंदर बाहर नहीं हो सकता। ऐसे शाम तक तो पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन थर्मस को अपन एडियाबेटिक मान सकते हैं कि ना तो बाहर की गर्मी अंदर आ सकती है, ना अंदर की गर्मी बाहर जा सकती है। तो दोनों वॉल में कॉमन चीज क्या है, मास ट्रांसफर नॉट अलाउड। पर डिफरेंस क्या है, डाईएथर्मिक में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, एडियाबेटिक में तो उसका ट्रांसफर भी नहीं होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। और वॉल होती क्या है, वॉल मतलब दीवार जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पे आ रहा हूं, वो अपनी लास्ट प्रोसेस है एडिया थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड वाले की स्पेलिंग एडियाबेटिक, एडियाबेटिक ADIABATIC। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रोसेस लिखो अपनी कॉपी में। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये बड़ी अजीब प्रोसेस है, क्योंकि अपन ने आइसोकोरिक पढ़ लिया, भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोथर्मल पढ़ लिया, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोबारिक पढ़ लिया, प्रेशर भी कांस्टेंट है। एडियाबेटिक में कुछ कांस्टेंट नहीं रहता। पर एडियाबेटिक में खास बात है कि हीट एक्सचेंज जीरो होता है। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर एडियाबेटिक वॉल है तो ना तो बाहर की गर्मी अंदर आ सकती है, ना अंदर की गर्मी बाहर जा सकती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस की एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, तो हीट एक्सचेंज जीरो होता है। मतलब ना तो बाहर की गर्मी अंदर आएगी, ना अंदर की गर्मी बाहर जाएगी। लेकिन इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं रहता। तो मान लो कि ये आपका सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स n है, कांस्टेंट r है। पहले प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। और मान लो कि मैंने इस पे कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करी। क्या करी? मैंने इस पे कोई एडियाबेटिक प्रोसेस करी। और मान लो प्रोसेस होने के बाद, अब यार कंटेनर को खोला तो नहीं आपने, तो एन और आर तो उतना ही रहेगा। पर मान लो प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2। ध्यान से देखो, यहां पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, है ना। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में एक बहुत खास बात है कि आप कभी भी, मतलब इस प्रोसेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर और वॉल्यूम रेज टू पावर गामा करोगे तो वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो P1 V1 गामा विल बी इक्वल टू P2 V2 गामा विल बी इक्वल टू PV गामा वी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि तुम अगर प्रोसेस चालू होने के वक्त अगर प्रेशर और वॉल्यूम रेज टू पावर गामा करोगे, तो मान लो आपका कोई वैल्यू आया K, तो प्रोसेस खत्म होने के बाद भी अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम रेज टू पावर गामा करोगे तो भी आपका K ही रहेगा। मतलब ये जो चीज है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेज टू पावर गामा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे गामा क्या होता है, इस पे अपन आगे आएंगे। आगे आपका गामा पूरा आएगा, गामा क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। पर गामा किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस, कि किस तरीके की गैस है
डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस, मोनो एटॉमिक या डाई एटॉमिक सब आगे आएगा, पर एक बार लिख लो। तो एडियाबेटिक प्रोसेस की खास बात क्या होती है कि हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो होता है। इसमें कुछ कांस्टेंट नहीं रहता, सब कुछ चेंज हो जाता है, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। लेकिन एक इक्वेशन अपने काम की है, कौन सी? ये वाली इक्वेशन लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, फिर अपन इसका वर्क डन डिराइव करेंगे और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। पर इसका वर्क डन बहुत भारी है, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं। इसका एडियाबेटिक प्रोसेस का देवांश, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका पक्का कोई ना कोई अच्छा एग्जांपल लेके आऊंगा, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल इसका बहुत खतरनाक है। एक सेकेंड। हाँ, ओके ओके। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? देवांश स्क्रीन दिख रही है क्या? ओके, तो अब टॉपिक लिखो, वर्क डन का डेरिवेशन, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या देखो, इसका वर्क डन बहुत भारी है, तो सब मेरे साथ साथ चलना। तो P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू PV गामा कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेस्ट टू पावर गामा करो, चाहे स्टेज 1 पे करो, स्टेज 2 पे करो, या बीच में कभी भी करो, आपका ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो पी को मैं क्या लिख सकता हूं? के अपॉन वी गामा। किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि पीवी गामा कांस्टेंट है, तो वी गामा को नीचे भेजो तो पी क्या हो जाएगा? के अपॉन वी गामा। ठीक है। अब इसलिए बोल रहा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं, किसी भी स्टेप में डाउट हो तो मुझे पूछना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर है कितना? प्रेशर है के अपॉन वी गामा इंटू डीवी। प्रेशर कितना है? के अपॉन वी गामा, देखो ये रहा, के अपॉन वी गामा। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो। पहले वॉल्यूम V1 थी, बाद में वॉल्यूम V2 थी। dw का इंटीग्रेशन W होता है, k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा? v रेस्ट टू पावर माइनस गामा dv। लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है। एक बार यहां तक लिख लो, एक बार यहां तक लिखो। k को बाहर निकाला तो क्या बचा? 1/v गामा। तो 1/x को अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। तो मैंने 1/v गामा को क्या लिखा? v रेस्ट टू पावर माइनस गामा डीवी। लिखो एक बार इतना। ठीक है। अब देखो, तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है तो समझना, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे देखो। के को क्या रहने दो, अगर तुम्हें नहीं पता है इसको कैसे इंटीग्रेट करते तो आप समझो। वी रेस्ट टू पावर माइनस गामा, तो देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं वापस। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर एन डीएक्स क्या होता है देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक्स रेस्ट टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो जो पावर है उसमें एक ऐड करो, और जो पावर बन जाती है उसको भी नीचे लिख दो। तो देखो यहां पे क्या होगा, तो वी रेस्ट टू पावर माइनस गामा है तो अपन क्या करेंगे? वी रेस्ट टू पावर माइनस गामा प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा? माइनस गामा प्लस वन। लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है। फिर ये जो नीचे माइनस गामा प्लस वन है इसको बाहर निकाल दो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? के अपॉन वन माइनस गामा। ये जो माइनस गामा प्लस वन था, इसको लिख सकते हो ना, वन माइनस गामा, उल्टा लिख दिया। तो अंदर क्या बचेगा? वी रेस्ट टू पावर वन माइनस गामा, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2, है ना। वन माइनस गामा प्लस वन को मैंने क्या लिखा? वन माइनस गामा। अब देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, के अपॉन वन माइनस गामा। ये तो ऐसा कैसे लिख दिया? पहले वी की जगह अपर लिमिट पुट करो, तो V2 वन माइनस गामा, फिर लगाओ माइनस। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? ऐसे ही पुट करते हैं, पहले जो है वहां पे वी अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस लगा के जहां पे वी है वहां पे लोअर लिमिट पुट करो, तो आ जाएगा V1 वन माइनस गामा। एक बार यहां तक लिख लो, बस एक स्टेप और है और आपका आंसर आ जाएगा।
देवांश जो भी कांस्टेंट होता है ना बेटा देवांश, वो बाहर आ जाता है। तेरा इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन होने के बाद ये नीचे वाली चीज कांस्टेंट है, तो इसको मैं ब्रैकेट से बाहर ले आया। ठीक है, इतना लिख लिया, बस एक स्टेप और है, हो गया यार अपना। एक स्टेप और है बस, लास्ट स्टेप और है। देखो अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इस के को आप अंदर लेके जाओ, तो अपन क्या लिख सकते हैं, के वी टू वन माइनस गामा, इस के को मल्टीप्लाई करो और उस के को उसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, तो के वी वन वन माइनस गामा, और नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस गामा आ जाएगा। पर मैंने ऐसा क्यों किया, इसका इसलिए किया मैंने, देखो अब वापस यहां पे आओ, तो के किसके बराबर है, पी वन वी वन गामा के भी बराबर है, और के आपका पी टू वी टू गामा के भी बराबर है। तो जहां पे वी टू वन माइनस गामा यहां पे लिखो पी टू वी टू गामा, और एक वी टू वन माइनस गामा पहले से था, इस के की जगह लिखो पी वन वी वन गामा और वी वन वन माइनस गामा, और नीचे क्या था, वन माइनस गामा। तो तुम ध्यान से देखो, वी टू गामा और वी टू वन माइनस गामा, तो गामा माइनस गामा गया, तब का क्या बचा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा, क्योंकि वी टू रेस्ट टू पावर गामा, वी टू रेस्ट टू पावर वन माइनस गामा, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो गामा और वन माइनस गामा को ऐड करोगे तो गामा गामा गया, खाली वन बचा, तो आपका फाइनल वर्क डन कितना आया, ध्यान से देखो, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख लो अपनी कॉपी में, और ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो। फिर अपन दो न्यूमेरिकल करेंगे इसके, एक मैं करूंगा एक तुम करना, एक बार लिख लो पूरा इसको। लिख लो इसको, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। लिख लो, क्योंकि तुम एक बार जब इसको खुद करने बैठोगे ना, और तुम लिख लो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी थियोरिटिकल पेपर दो, कोई भी एमसीक्यू पेपर दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, मैं तुम्हें यूज करना सिखाऊंगा बेटा, ये भी आज नहीं हो पाया तो नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। और एक वर्क डन, इसका फॉर्मूला तुम अपने दिमाग में फिट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, अभी लिख भी नहीं पा रहे हो तो स्लाइड भेज दूंगा, आप आराम से लिख देना। तो देखो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला कितना आया, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा, और पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एनआरटी टू माइनस एनआरटी वन अपॉन वन माइनस गामा। तो इसका एक और फॉर्मूला भी बन सकता है। लिख लो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, तो पीवी क्या होता है, एनआरटी, तो एनआरटी टू माइनस एनआरटी वन, और ये क्योंकि पीवी क्या होता है, एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसको यूज करके मैंने एक और फॉर्मूला लिखा, ये वाला। ठीक है, अब अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, तो एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, एक तुम करना। सपोज करो कि ये एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स एन है, गैस कांस्टेंट आर है। मान लो आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है 10,000 पास्कल, आपको इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 2 मीटर क्यूब, और आपको इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। और मैंने इस पे एक एडियाबेटिक प्रोसेस करी। क्या करी, मैंने एक एडियाबेटिक प्रोसेस करी, तो प्रोसेस करने के बाद एन तो उतना ही रहेगा, आर उतना ही रहेगा। मान लो आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो प्रेशर है, मान लो आपका प्रेशर हो गया 20,000 पास्कल, और आपको बताना है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको बताना है। और आपका जो फाइनल टेम्परेचर है, मान लो ये हो गया आपका 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो गया, 127 डिग्री सेल्सियस। और आपको नंबर ऑफ मोल्स मान लो मैंने 2 दे रखे हैं, कि अंदर 2 मोल है, और आपको गामा दे रखा है मैंने 1.5।
गामा कितना दे रखा है 1.5। तो आपको बताना है कि एक तो V2 की वैल्यू क्या होगी और एक कितना वर्क हुआ। तो एक तो तुम्हें कौन सी इक्वेशन यूज करनी, ये वाली, P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा। देखो P1 है, P2 है, V1 है, तो आप क्या निकाल सकते हो, V2 निकाल सकते हो। देखो P1 कितना है 10,000 और V1 कितना है 2⁻1.5। P2 कितना है 20,000 और V2 कितना है V2⁻1.5। तो खाली V2 अननोन है, यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तुम नहीं कर पाओगे। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। n है, r है, T2 है, n है, r है, T1 है और गामा भी है। ये आ गया आपका वर्क, आ गया है ना। तो देखो एक्चुअली है क्या, एडियाबेटिक के क्वेश्चन मैं ऐसे बना नहीं पाऊंगा, तो मैंने तुम लोगों को पता है एक शीट भेज रखी है लास्ट क्लास के पहले, है ना। मैंने लिखा हुआ भी था कि क्लास खत्म होने के बाद शीट सॉल्व कर लेना। आज तुम वो शीट पूरी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अपन ने अब तक 4 प्रोसेस पढ़ी, कौन सी पढ़ी, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। चारों प्रोसेस में क्या होता है, चारों प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं, इसमें कोई भी डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो। तुम मैसेज से भी पूछ सकते हो कि क्लास मेरी खत्म होने वाली है 2-1 मिनट में, मैसेज भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास अपनी है फर्स्ट लॉ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उस पे अपनी नेक्स्ट क्लास है ना। और कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो आराम से, है ना। और डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, बाय बाय, टाटा। ये भेज दूंगा मैं तुम्हें, ये स्लाइड भी भेज दूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। हाँ देवांश कर सकते हैं, देवांश कर सकते हैं बेटा, P2 V2 पर तेरे को निकालना पड़ेगा। पर देवांश है क्या एक्चुअली, ये पूरा नंबर क्या मैंने दिए ना, ये सारे नंबर्स, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, तू बोल रहा है वो कर सकते हैं। तो मैं जो न्यूमेरिकल भेजू उसमें करना, ये तेरा दोनों आंसर सेम आएगा, देखना।